नमस्कार साथियों, मैं आपके समक्ष आकाश सैनी अपने YouTube चैनल नवीन स्टडी 91 पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान के भौतिक प्रदेश का थर्ड पार्ट। हमने सेकंड पार्ट में देख लिया कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बारे में हमने उसके क्षेत्रफल विशेषताएँ के बारे में देख लिया था। उसके अब भाग जो शुष्क प्रदेश, रेतीला और अर्धशुष्क प्रदेश दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जिसके पहले आज हम बात करने वाले हैं रेतीला शुष्क प्रदेश। रेतीला शुष्क प्रदेश रेतीला शुष्क प्रदेश रेतीला शुष्क प्रदेश बच्चों और सार के साथ हमारे साथ कॉपी में उतारते चलिए, और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाना चाहिए। और जो हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दे, जो आपको हमारे आने वाली हर एक वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। तो हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। शुष्क रेतीला प्रदेश। शुष्क रेतीला प्रदेश किसे कहते हैं तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जहाँ प्रदेश में जिस क्षेत्र में 0 से 25 सेमी वर्षा होती है। क्या है? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में जहाँ या जिस स्थान पर 0 से 25 सेमी वर्षा रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? शुष्क रेतीला प्रदेश। अब शुष्क रेतीला प्रदेश को ही उच्चावच के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहले लिख लेते हैं उच्चावच के आधार पर शुष्क रेतीला प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है। उच्चावच के आधार पे शुष्क रेतीले प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है। तो दो भाग कौन कौन से हैं? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और बालुका युक्त प्रदेश। तो हम बात करते हैं आगे। तो उच्चावच के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। किसको बांटा गया है? शुष्क रेतीले प्रदेश को। ये दो भाग। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और एक बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। ये कितना प्रतिशत है? 58.50%। और ये 41.50%। जहाँ ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ रेत के दौरे नहीं पाए जाते। क्या बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहाँ पाए? जहाँ रेत के दौरे नहीं पाए जाते और जहाँ
रेत के दोहरे पाए जाते हैं। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ रेत के दोहरे पाए जाते हैं। और इसी के साथ साथियों हम ये देखते हैं कि बालू का स्तूप मुक्त, हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कि कितने 58% भूभाग में फैला हुआ है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला लेते हैं हम बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जो कितना है 58.50%। थार के मरुस्थल में रेतीली बलुई मृदा, क्या थार के मरुस्थल में रेतीली बलुई मृदा से निर्मित लहरदार स्थलाकृति क्या है? स्थलाकृति, लहरदार स्थलाकृति को क्या कहते हैं? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, बालू का स्तूप युक्त किसे कहते हैं? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश थार के मरुस्थल में रेतीली बलुई मृदा से निर्मित लहरदार स्थलाकृति को ही बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहते हैं। और इसको साथियों, इसको साथ के साथ ही उतारते चलिए। ठीक है, उतार लीजिए आप, ये करेंगे। अब ये बालू का स्तूपों का वर्गीकरण कि बालू का स्तूपों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया। और हम अभी वर्तमान में किसका वर्गीकरण पढ़ते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम 3 व्यक्तियों ने राजस्थान के बालू का स्तूपों का वर्गीकरण किया है। तो पहला वर्गीकरण हुआ है सन 1933 में। किसके द्वारा हुआ है? वैगनोर्ड के द्वारा हुआ है। वैगनोर्ड ने बरखान और सीप, ये 2 भागों में चर्चा की है। ये क्या बताए? 2 प्रकार बताएं। इसके बाद 1941 में, सन 1941 में हेकी ने बताया है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और एक पैराबोलिक। इन 3 बालू का स्तूपों के बाद में किए। और जो हम अभी वर्तमान में पढ़ते हैं, जो इसका वर्गीकरण कब हुआ? सन 1979 में। किसने किया है? मैक्की। पहला किसने किया? वैगनोर्ड। सेकंड नंबर हेकी ने किया। थर्ड नंबर मैकी ने किया। अब देख लो, हेकी, मैकी, ऐसे भी कुछ नाम आते हैं, कोई बात नहीं, ये तो याद करने हैं अपने को। इसमें कितने प्रकार? 8 प्रकार बताए। 8 प्रकार के बालू का स्तूप बताए। तो 8 प्रकार के बालू का स्तूप बताए इन्हें। अनुप्रस्थ,
अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, बरखान, पैराबोलिक, और मैं इधर लिख लेता हूँ ताराबालों का स्तूप, अवरोधात्मक बालों का स्तूप और नेटवर्क बालों का स्तूप, और नेटवर्क बालों का स्तूप। ठीक है, ये हो गए। उतार लीजिए साथ के साथ ही और रुके नहीं। और बस सन 1933 में भी किया वर्गीकरण 2 प्रकार के। वेगनोर्ड ने सन 1941 में, हैकी ने किया अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, पैराबोलिक। सन 1900 में मैके ने किया अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, बरखान, पैराबोलिक, तारा, अवरोधात्मक, नेटवर्क। और एक ये लिख लो सफकाफीज बालों का स्तूप। ये तो है हमारे प्रकार की बात। अब हम इसके साथ पढ़ेंगे सबसे पहले बालों का स्तूप को, जो वर्तमान में पढ़ते हैं। 1979 में मैके ने किया था, उसके वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे अनुदैर्ध्य बालों का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालों का स्तूप को एक कैसे रहते हैं? पवन की दिशा के समानांतर या अनुदिश बनने वाले बालों का स्तूप। क्या? पवन की दिशा के समानांतर या अनुदिश बनने वाले बालों का स्तूप। कैसे बनते हैं कि ये धरातल, तो इसका अभी ये चल रही, ये टीला बन रहा है। टीले के बाद जब पवन की दिशा चलेगी, ये पवन की दिशा ये चल रही, पवन की दिशा इधर चल रही है, तो ये हवा उड़ के कहाँ जाएगी? ये ऐसे हवा उड़ के सारे ऐसे चलती जाती है, तो आगे बन जाता है ये पवन की दिशा के। इसे क्या कहते हैं? रेखीय बालों का स्तूप। इसे रेखीय बालों का स्तूप भी कहते हैं। और ये समानांतर चलने वाले, और इसके पवन की दिशा के विपरीत चलने पर किसका निर्माण? सीप का। सीप को क्या कहते हैं? अल्ब। और इनका विस्तार की बात करें, विस्तार इनका जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, इनमें क्या होता है इनका विस्तार, तो इसको आप उतार लीजिए। और ये अनुदैर्ध्य बालों का स्तूप है, ये जो राजस्थान के सबसे बड़े बालों का स्तूप है, सबसे बड़े बालों का स्तूप कौन से हैं? अनुदैर्ध्य बालों का। ठीक है, उतार लीजिए। अनुप्रस्थ,
अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। वो क्या थे? समानांतर। पवन की दिशा क्या चल रहे थे? वो समानांतर चल रहे थे। और ये क्या कर रहे हैं? अभी इसको भी बात देख लेते हैं। पवन की दिशा क्या होते हैं? पवन की दिशा के लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप। क्या है बच्चों? पवन की दिशा के लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप या समकोण पर बनने वाले बालू के स्तूप। समकोण पर बनने वाले। तो समकोण पे कैसे बनते हैं? मान लो हवा किधर चल रही है? पवन की दिशा। ये अभी यूँ चल रही है। यहाँ कोई अवरोध आ जाता है, तो अवरोध के आने से यहाँ टकराव के कारण इधर लेने लगता है, इधर ये इसका फैलाव इधर बढ़ने लग जाता है। फैलाव क्या होता है? बढ़ने लग जाता है। तो क्या? समकोण पे बनने वाले बालू का स्तूप। तो ये पवन की दिशा में क्या हो रहा है? पवन की दिशा में ही हो रहे हैं। किसी अवरोध के कारण हो रहे हैं। क्या है? किसी अवरोध आ रहा है यहाँ पर। अवरोध के कारण होता है। और इसका विस्तार की बात करें, बच्चों साथ के साथ उतारते चलिए, इसमें आपको रुकना नहीं है। और हमारे साथ साथ जो पढ़ा रहे हैं उसको समझिए, और जो समझ में नहीं आए वो हमें कमेंट करके बताइए। हम आपके प्रॉब्लम का हल निकालेंगे और आपको अगली जो क्लास आएगी उसमें उसका सॉल्यूशन भी देंगे। और हम जब भी हमारे भौतिक प्रदेश पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद में आपके लिए प्रश्नोत्तरी भी लेके आऊँगा, जिसको आपको सोल्व कराऊंगा कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश से। और इसमें 3 से 4 क्वेश्चन हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बात कर रहा था विस्तार की। रावतसर, ओसिया, पोखरण, तो इनका जिले लिख रहा हूँ। ओसिया, बाड़मेर, जोधपुर, पोखरण, जैसे यहाँ पर रावतसर बाड़मेर कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। बच्चों बता दिया करो, हनुमानगढ़ में। तो आपको समझ में आया होगा। तो इसके मैं इधर लिखता हूँ, मिटा दूँ तो अभी इसके आगे जिले हैं वो भी तो लिखने हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ बालोतरा, बाड़मेर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। इसमें क्या है? इसका विस्तार है। और ये वर्ष भर ये कहाँ बनते हैं? जब वर्ष भर एक ही दिशा में चलने वाली पवन के कारण ये बालू का स्तूप बनते हैं। कौन से? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो साथियों उतार लिया होगा हमने अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पढ़ लिया है। और अब हम पढ़ेंगे बरखान या बरछान बालू का स्तूप। तो ये कैसे होते हैं? ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जिसमें हम बरखान वायु के भंवर के कारण बनने वाले गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। कौन से होते हैं? अर्धचंद्राकार के वायु के भंवर के कारण बनते हैं। और इनका विस्तार भालेरी चूरू, देशनोक, बीकानेर, जैसलमेर,
बाड़मेर जोधपुर में होता है। इनका विस्तार कहाँ होता है? बालेरी चूरू में, चूरू के साइड में, जो इसको हम पूर्वी कह सकते हैं। और इनका सर्वाधिक ये गतिशील रहते हैं और ये बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। इसके बाद हमने इसके पहले बरकान और बरचान पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं सफ़्र काफ़ीज़। सफ़्र काफ़ी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप। कौन से? छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप कौन से कहलाएंगे? सफ़्र काफ़ीज़। बालू का स्तूप एक कैसे बनते हैं कि धरातल, ये धरातल है, धरातल में जो अवरोध ही मान लो एक तरह से कि झाड़ियाँ रहती है, झाड़ियों के सहारे हवाएं चलती है, हवाओं के चलने के बाद जो इनके इधर टकरा के रह जाती है, यहाँ बन जाते हैं ये भंवर जो बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सफ़्र काफ़ीज़। और इनकी विशेषताएं क्या है? पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाली सबसे छोटी क्या है? बालू का स्तूप। सबसे छोटी क्या है? बालू का स्तूप पश्चिमी राजस्थान में। और ये कहाँ बनते हैं? ये संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। इनकी विस्तार देखे जाए संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं। और जो हमारे चैनल पे नए हों वह सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जो आपको हमारी हर एक वीडियो आने वाली है वो आपको मिल सके। और जो इस क्लास को आज स्किप करके जा रहा है वो अपने भविष्य को स्किप करके जा रहा है, जिसलिए आप हमारे लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। और चलिए, जैसे क्या है, संपूर्ण मरुस्थल में हैं। इसके बाद हमने इसके पहले सफ़्र काफ़ीज़ बालू का स्तूप पढ़ा था, और अब हम पढ़ेंगे तारा बालू का स्तूप। तारे के समान दिखाई देने वाले, कैसे? जो तारे के समान दिखाई देने वाले बालू का स्तूप है वो तारा बालू का स्तूप कहलाते हैं। जैसे तारा की सतह रहती है, उसके चारों तरफ से हवाएं आती है तो उसके धूल कणों से बनते हैं, जो तारा बालू कहते हैं। और इनका विस्तार है मोहनगढ़ जैसलमेर से सूरतगढ़ गंगानगर तक फैला हुआ है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिका बालू का स्तूप है, ये अर्धचंद्राकार पलवलयाकार के बालू का स्तूप होते हैं। यह लगातार बनते हैं। ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाने वाले बालू का स्तूप है। कौन से? पैराबोलिक बालू का स्तूप। और हमने पैराबोलिक बालू का स्तूप पढ़ लिया था। अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप हनुमानगढ़ से हरियाणा के मध्य श्रृंखला नेटवर्क के रूप में पाए जाते हैं। इन नेटवर्क बालू का स्तूप है जो हरियाणा से, कहाँ से? हनुमानगढ़ से। कहाँ से पाए? हनुमानगढ़ से हरियाणा के मध्य पाए जाते हैं। और इसके बाद हम पढ़ते हैं अवरोधात्मक बालू का स्तूप। अवरोध के कारण बनने वाले, जैसे पेड़, बम्बूल, ऐसे रेगिस्तान में कई तरह की वनस्पतियों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहा जाता है? अवरोधात्मक बालू का स्तूप। इनका विस्तार राजस्थान में कहा पुष्कर अजमेर में माना जाता है। और इसी के साथ आज की हमारी क्लास पूरी होती है। और हमारी क्लास अच्छी लगी हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब